सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमेशा की तरह हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए लेकर नया वन शॉट वीडियो। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके एसएसटी के एक नया चैप्टर जिसका नाम है सरकारी बजट और कर निर्धारण। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आपको पूरे वीडियो को अंत तक देखना है और जो भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसका निपटारा भी जो है किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी बजट होता क्या है। हाँ, क्या होता है कि सरकार की आय और व्यय का एक वार्षिक लेखा जोखा होता है। ये आने वाले वर्ष के लिए वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ये क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है कि जो बजट होता है ना। हम्म हाँ, ये समझो कि बजट क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि एक साल में जितने भी खर्चा होने वाला है सरकार का, ठीक है, उसके लिए वो बजट पारित करती है जिसमें बताया जाएगा कि हम इस साल जो आने वाला साल है ना, उस पर हम ये चीज़ें जो है खर्चा करेंगे, ये चीज़ें जो है हम करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें जो बजट में लिखी जाती हैं। ये तो पता होगा कि सरकार में बहुत सारे विभागें होती हैं, तो इसी बजट में बताया जाता है कि कौन से विभाग को जो है कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस बजट में होती हैं। क्लियर हुआ? तो इंडियन गवर्नमेंट में जो आपने पढ़ा होगा संविधान, तो संविधान के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 112 में जो है केंद्रीय बजट का प्रावधान है कि हाँ, बजट जो है ना 112 आर्टिकल के तहत जो है पारित किया जाता है। क्लियर हुआ? आपको लिखना है, ठीक है, इस आर्टिकल को। देन उसके बाद देखते हैं कि सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकारी जो है ना बजट पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य 3 है, आपको लिखना है। पहला, आर्थिक विकास के लिए, देश की प्रगति को गति देने के लिए जो है बजट पारित किया जाता है। सेकेंड, गरीबी कम करने के लिए, मतलब कि पिछड़े वर्गों की मदद करने के लिए जो है बजट पारित किया जाता है। क्लियर है? बजट में ही बताया जाता है कि कितना पैसा किस विभाग को दिया जाएगा, कहाँ पर इस वर्ष जो है कितना पैसा खर्चा किया जाएगा, सारी चीज़ें जो है बताया जाता है इस बजट के माध्यम से। ठीक है। हाँ, सामाजिक कल्याण के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए। क्लियर है? ये सारी चीज़ें। तो बजट पारित करने की ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आपको लिखना है एग्जाम में आए तो। ठीक है। हम्म। फिर आगे देखिए कि बजट सरकार के लिए क्यों आवश्यक है। सरकार जो है आखिर बजट पारित क्यों करती है, इसको तो हमने जान लिया। तो आवश्यक क्यों है ये बजट जो है सरकार के लिए? फर्स्ट चीज आपको लिखना है कि विकास योजनाओं के लिए धन, ठीक है, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के लिए जो है अ, आसानी होती है। देखो, आपको पता होगा कि इस चीज़ के लिए ना मुझे ज़्यादा पैसा देना है, ठीक है, तभी तो ना बजट में क्या होता है कि सभी चीज़ों का पहले से पता लगा दिया जाता है कि किस चीज़ में हम ज़्यादा पैसा जो है लगाने वाले हैं। ठीक है, अगर देश में सड़कों की हालत ख़राब है, स्कूलों की हालत ख़राब है, तो सरकार जो है बजट में इस काम के लिए जो है ज़्यादा पैसा निकालेगी। ये इसलिए बजट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, नियंत्रण के लिए, सरकार को अपनी आय और खर्च पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है बजट के माध्यम से। आप एक प्लान बनाकर चलोगे तभी तो आपको उसका कुछ फायदा होगा ना। अगर आप बिना प्लान बनाए, बिना लेखा जोखा किए आप काम करते रहेंगे तो आपका फिजूल का खर्चा बस होगा। इसीलिए सरकार जो है बजट पारित करती है ताकि उनके जो खर्च है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। हाँ, थर्ड चीज है पारदर्शिता, मतलब कि जनता को पता चलना चाहिए कि उनका पैसा है ना, ये जो पैसा सरकार के पास है वो किसका पैसा है? जनता का ही पैसा है। जनता की टैक्स से वसूला गया है। तो जितना भी पैसा है, ठीक है, जनता को पता चलता है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, जो देश का पैसा है देश के नागरिकों को पता चले, इसके लिए जो है बजट पारित किया जाता है। तो आपको ये 3 पॉइंटों को याद रखना है। ठीक है, बजट क्यों पारित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि संतुलित बजट क्या होता है, बैलेंस्ड बजट क्या होता है। हाँ, बैलेंस्ड बजट में आपको बताना है कि अगर सरकार की जितनी इनकम है और जितनी एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जितना व्यय है, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो संतुलित बजट कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास जितना भी पैसा है, ठीक है, जितना आय है और जितना व्यय है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो कहलाएगा संतुलित बजट। मतलब कि जितना आय रहेगा उतना ही व्यय होना चाहिए। उससे अगर अगर ये जो है व्यय जो है ज़्यादा हो जाता है, आपके पास इनकम मान लो 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये आपका इनकम है, आप व्यय कर रहे हो 6,000 रुपये, तो ये संतुलित बजट नहीं कहलाएगा, आप तो घाटे में हो ना। हाँ, तो ये है, अगर आपके पास 6,000 रुपये इनकम आ रहा है मानो आप, और आप खर्चा कर रहे हो 5,000 रुपये, तो ये भी संतुलित बजट नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपको दोनों में जो है इनकम और व्यय, एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होना चाहिए, वही संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है, संतुलित बजट ही किसी देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है। ये आपको लिखना है कि संतुलित बजट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पता है। फिर देखते हैं कि कर से क्या अभिप्राय है। देखो, टैक्स क्या होता है। तो टैक्स में आपको लिखना है कि यह सरकार द्वारा जनता
से लिया गया एक अनिवार्य योगदान होता है, मतलब कि हर किसी को टैक्स पटाना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बदले में सरकार करदाता को जो टैक्स देता है उसको सीधा लाभ नहीं पहुंचाती है, ठीक है। इसका उपयोग जो है जनहित में करती है, मतलब कि जो टैक्स के पैसे होते हैं उसको डायरेक्ट जो है ना किसी किसी करदाता को जिसने टैक्स पता उसको जो है डायरेक्ट फायदा नहीं देती है। जो टैक्स के पैसा है उसको देश के हित कार्य में लगाती है, देश की उन्नति में लगाती है। ये क्लियर हुआ। अब देखो टैक्स का जो आर्टिकल आपको याद रखना है, एक आर्टिकल है 265 के तहत जो है कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको लिखना है। टैक्स का मतलब ये समझो कि देश के हम लोग हैं, किसी भी चीज का यूज करते हैं ना तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है, क्लियर। वो वार्षिक होता है, टैक्स मंथली नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे देखो कि टैक्स के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कर के कितने प्रकार होते हैं। कर को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स, सीधे व्यक्ति की आय पर लगता है। एग्जाम्पल के लिए आयकर, इनकम टैक्स जो होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है 5 लाख से जो है अधिक कमाता है, अगर ठीक है मंथली इनकम इतना है तो टैक्स पटाना पड़ेगा, उसको सरकार को देना पड़ेगा टैक्स, क्लियर। मतलब कि ये हो गया टैक्स होता है। इनकम टैक्स का नाम सुने होगे आपने, ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो है ना डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, ठीक है, सरकार को नहीं देगा। हाँ, इसमें वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। जो अप्रत्यक्ष कर है ना उसको याद रखना है कि वस्तु और सेवाओं पर लगता है, और जो प्रत्यक्ष कर है वो किस पर लगता है, वस्तु की मतलब कि व्यक्ति की आय पर लगता है। ये चीजें आपको क्लियर हुई। हाँ, अप्रत्यक्ष कर को हम बोला जाता है जीएसटी। जो अब जैसे कि आप ना सुने होंगे, एक पेन है मानो, पेन की कीमत क्या होगी, पहले 5 रुपए मिलती थी, अब मिलता है 10 रुपए मिलने लगा, 6 रुपए मिलने लगा, ठीक है। रेट बढ़ गया है। बढ़ने का कारण ये है कि उसमें जीएसटी बढ़ गया है, जो कर है ना वो बढ़ने लगा है। सरकार जो है पहले इस पर मान लो 1 रुपए का कर लेती होगी, टैक्स लेती थी, लेकिन अब उसी को बढ़ाकर जो है 1.5 रुपए या 2 रुपए कर दी है, ठीक है। इसके कारण जो है इसका रेट जो है बढ़ा है, क्लियर हुआ। हम्म, फिर देखते हैं कि जीएसटी क्या होता है। देखो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, ये जो है ना हमेशा सामानों पर लगेगी और सर्विसेज पर लगेगी, सेवाओं पर लगेगी, क्लियर। तो जीएसटी क्या होता है, ये जो है एक राष्ट्र एक कर प्रणाली है, मतलब कि इसमें कई केंद्रीय और राज्य जो है करों का विलय कर दिया गया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है, ये आपको याद रखना है, ये मेन है कि जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आर्टिकल एक याद रखना है आपको 246 ए। इसमें क्या बोला गया है कि संसद और राज्यों को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जो जीएसटी होता है ना उस पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है और राज्य बनाता है। आर्टिकल नंबर 246 ए के तहत बनाती है जितने भी कानून बनाना है वो, ठीक है। ये जीएसटी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस याद रखना कि अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। ये जो है सेवाओं पर लगता है और बस सामानों पर लगता है, ये याद रखना है। फिर देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है, सीमा शुल्क का क्या होता है। सीमा शुल्क का क्या है कि यह कर देश की सीमाओं पर वस्तुओं के आने जाने पर लगता है। अगर कोई सामान हमारे देश से जो है बाहर जाता है तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर कोई देश से हमारे देश में आता है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आयात कर होता है, एक होता है निर्यात कर। आयात कर क्या होता है, आयात मतलब कि आने वाले, जब हम विदेश विदेश सामान सॉरी जब हम विदेशों से जो है सामान मंगाते हैं तो उस पर लगता है आयात कर, ठीक है, इम्पोर्ट टैक्स लगता है। हाँ, जब हम विदेश सामान भेजते हैं, मतलब कि हमारे देश का कोई भी सामान जो है हम दूसरे देश भेजेंगे तो उस पर लगता है एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट टैक्स लगता है, जिस कारण से ना उस वस्तु की कीमत, देखो मानो कि कोई चाइना है, मानो चाइना क्यों माने, जापान मानते हैं, ठीक है। जापान है, मानो जापान से कोई सामान यहाँ आया इंडिया में, ठीक है। ये आया तो वहाँ जापान में इसका कीमत था मान लो 10 रुपये था, 10 रुपया। लेकिन यहाँ आने के बाद वही सामान जो है ना ज़्यादा में बिकेगा, ठीक है, 12 रुपये या 15 रुपये में बिकेगा वो। क्यों? ऐसा होने का कारण ये है कि वो सामान यहाँ इंडिया आया तो इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लगा, ठीक है, टैक्स लगा, जिसके कारण उसका रेट जो है बढ़ गया, क्लियर। जिसके कारण उसकी भरपाई करने के लिए इसका रेट जो है 12 से 15 रुपया हो गया। ये है।
उसी तरह इंडिया का सामान भी होता है, यहाँ जो है सस्ता में बनेगा लेकिन वहाँ जाकर महंगा में बिकता है। इसका कारण वही है, टैक्स लगा है उसके ऊपर। हाँ, उद्देश्य क्या है, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करने के लिए जो है सीमा शुल्क जो है लगाया जाता है, ताकि बाहर से ज़्यादा सामान ना आए, हमारे देश का सामान ही ज़्यादा यूज हो। ठीक है, अब देखते हैं कि आयकर और उत्पादन शुल्क में क्या अंतर है। तो आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स। ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, हम ले लेते हैं येलो, दिख रहा है क्या, नहीं, ग्रीन लेते हैं। ठीक, तो आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर होता है, जबकि उत्पादन जो उत्पाद शुल्क होता है ना, एक्सिस ड्यूटी होता है, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, ये किस पर लगता है, ये जो है व्यक्ति या कंपनी की आय पर लगता है, जो पैसा होता है ना, जितना वो कमाई कर रहे हैं उस पर लगता है इनकम टैक्स। यह देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगता है, ये जो है वस्तुओं पर लगता है, वो पैसे पर लगता है, ये वस्तुओं पर लगता है, इसे दूसरे पर नहीं डाला जा सकता। आपका इनकम टैक्स है, आपको ही पठाना पड़ेगा, इसे दूसरे पर नहीं डाला जा सकता। इसका भार उपभोक्ता पर डाला जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु पर कर लगा, ठीक है, टैक्स लगा, तो उस वस्तु की रेट हो जाएगी अप। ठीक है, मतलब कि उसका रेट हो जाएगा ज़्यादा, तो वो किसके ऊपर प्रभाव डालेगा, उपभोक्ता पर डालेगा, यूजर पर डालेगा। ठीक है, जो खरीदने वाला है उस पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है उस अकेले व्यक्ति पर पड़ेगा। क्लियर है ये चीजें। आगे देखो कि आयकर और निर्यात, ठीक है, सॉरी, आयात कर और निर्यात कर में क्या अंतर है। तो आयात कर किस पर लगेगा, आयात कर मतलब विदेशी देश से अगर दूसरे देश से कोई सामान हमारे देश में आता है तो उस पर टैक्स लगेगा, मतलब कि विदेशों से आने वाले सामान पर जो कर लगता है उसे आयात कर कहते हैं, और विदेशों को भेजे जाने वाले सामानों पर लगने वाले कर को निर्यात कर कहते हैं। जो हमारे देश से कुछ सामान जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है ना, वो कहलाता है निर्यात कर। ठीक है। हाँ, उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या है, विदेशी वस्तुओं को महंगा करना। आयात कर जब भी लगता है दूसरे देश से सामान जो आया है यहाँ, तो दूसरे देश के जो सामान है थोड़ा सा महंगा हो जाएंगे क्योंकि टैक्स लगा है उस पर। ठीक है, घरेलू वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जो है निर्यात कर लगाया जाता है। ये क्लियर है। हाँ, उदाहरण क्या होगा, विदेशी कारों पर टैक्स लगता है जिसके कारण उनका रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ खनिजों के निर्यात पर टैक्स लगता है, जो खनिज होते हैं ना उसके निर्यात पर, जैसे कि यहाँ से कोई सामान गया, ठीक है, दूसरे देश, तो उस पर टैक्स लगाकर उसकी कीमत को जो है बढ़ा दिया जाता है। हम्म, फिर देखिए कि कर बढ़ने से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, अगर टैक्स बढ़ेगा, किसी भी चीज़ में टैक्स बढ़ेगा, तो टैक्स बढ़ेगा तो उस वस्तु का रेट भी बढ़ जाएगा। वस्तु का रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो आम जनता पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखो, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे जो है महंगाई जो है बढ़ जाएगी, ये क्लियर है। हाँ, सेकंड देखो, जीवन स्तर, बचत कम हो जाती है जिससे जीवन स्तर पर नकारात्मक असर पड़ जाता है। जो बचत है ना, जो अगर वस्तुओं की कीमतें जो है बहुत आसमान छूने लगेगी, महंगाई बढ़ने लगेगी, तो व्यक्ति जो है बचत कैसे कर पाएगा, वो पैसा जो है, उसका पैसा जो है सारी चीज़ों को खरीदने में ही चला जाएगा, बचत तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जिससे जो है देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और जीवन स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। हाँ, आगे देखो कि गरीबी कम करने वाली सरकारी योजनाएं। देखो, गरीबी कम करने वाली कुछ कुछ सरकारी योजनाएं, सरकार के द्वारा जो है योजनाएं चलाई जाती है, बहुत सारा। योजनाओं का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को दिए जाने वाला कुछ लाभ, वही होता है योजनाएं। तो पहला योजना आपको याद रखना है, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हाँ, पीडीएस के तहत क्या किया जाता है, सस्ता राशन दिया जाता है, सस्ता राशन दिया जाता है, चावल दिया जाता है, गेहूँ दिया जाता है, और चीनी, नमक वगैरह दिया जाता है इसके तहत, पीडीएस के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। हाँ, सेकेंड देखो, MGNREGA, ठीक है, इसको बोला जाता है मनरेगा। ठीक है, मनरेगा, मनरेगा के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, पता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। हाँ, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिया जाता है। आपको याद रखना है कि मनरेगा के तहत कितने दिन की रोजगार की गारंटी दिया जाता है, तो 100 दिनों की गारंटी दिया जाता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थर्ड याद रखना है कि स्वरोजगार, स्वरोजगार योजना, ये अपना काम शुरू करने के लिए लोन ले सकते हो। जो सरकार होती है ना, किसी भी काम को आप चालू करने के लिए ना सरकार से लोन ले सकते हो।
ठीक है। तो ये है स्वरोजगार योजना। आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है, एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 39, ठीक है, 39। नागरिकों को रोजगार और आजीविका के लिए पर्याप्त साधन पाने का अधिकार, मतलब कि जो भी नागरिक है देश के, उसको रोजगार और आजीविका के लिए पर्याप्त साधन पाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 39 में। क्लियर है? जितने आर्टिकल पढ़ रहे हैं याद रखना, ठीक है सभी को। अब देखो चैप्टर तो फिनिश हो गया, बस ये चैप्टर यहीं तक था, मतलब कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। कुछ एमसी कुछ क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं। कि पहला है, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? पता है जीएसटी कौन से प्रकार का कर है? वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और जो इनकम टैक्स था वो डायरेक्ट टैक्स था, वो कर पर लगता है। ये किस पर लगेगा बताओ? वस्तुओं पर लगेगा, वो सेवाओं पर लगेगा, क्योंकि इसका नाम ही होता है गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। देन उसके बाद देखो कि सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो बजट कौन से, बजट जो है बजट कौन से आर्टिकल के तहत पारित की जाती है? आपको इसको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 112, 112 के तहत जो है बजट पारित किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं कि कुछ, हाँ देखो रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा सरकारी बजट क्या होता है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था सरकारी बजट पारित करने का, है ना, लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, ठीक है। कर हमने पढ़ा, टैक्स है, टैक्स है जो है दो प्रकार के होते थे, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर। योजनाएं पढ़े हमने, कुछ कुछ योजनाएं थी, पहला था पीडीएस और दूसरा था मनरेगा, ठीक है, ये पढ़ा हमने। तो जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो, मैंने पॉलिटी पढ़ाया था, संविधान वाला जो चैप्टर पढ़े थे, उसमें भी हम आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। तो आर्टिकल्स आप लिखोगे ना तो एग्जाम में जो है इंप्रेशन बनता है, पता है, इससे जो है नंबर मिलने की संभावना जो है बढ़ जाती है। अगर आर्टिकल सिर्फ तभी लिखो जब आपको पक्का याद हो, अगर आर्टिकल गलत लिखने से मार्क्स जो है कट सकते हैं। क्लियर है? यदि आर्टिकल, देखो सही आर्टिकल लिखोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा इंप्रेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं ना, इंप्रेशन मिलेगा, ठीक है। इंप्रेशन क्या काम करेगा पता है? इंप्रेशन काम करता है कि जहां आपका ना जो मार्क्स है ना कट रहा होगा आपकी थोड़ा सी मिस्टेक के चक्कर में, अगर ये इंप्रेशन रहेगा ना तो उस मार्क्स को जो है बचा देगा ये। क्लियर है? तो आर्टिकल का उपयोग आप तभी करना जब आपको करेक्ट याद हो कि हाँ ये आर्टिकल इसके लिए है, 112 आर्टिकल बजट के लिए है, वो सारी चीज़ें याद हो तभी करना आप। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के लिए हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।